बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा पहला लेक्चर था अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसमें हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफ़ाइन किया और उसको अंडरस्टैंड किया। उसी टॉपिक की कंटिन्यूटी में आज हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपकी बुक में बच्चों ये टॉपिक एक पैराग्राफ की सूरत में डिस्कस किया गया है, जिससे बच्चों को जब उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो आपको आपके सामने आज मैं वो वाले 3 फैक्टर्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं वो बहुत ही प्रिसाइज फॉर्म में डिस्कस करूँगी, जिसके बाद आपके सामने आपके जहनों में इस टॉपिक को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डिस्कस द फर्स्ट फैक्टर that greatly affects the electronegativity of any element, and that factor is atomic radius, atomic size और atomic radius। आप सब बच्चे ये अच्छी तरह से जानते हैं कि एटम का जो साइज है इट इज़ measured in terms of its radius। यानी अगर एटम को, क्योंकि हम समवट स्फेरिकल एज्यूम करते हैं, तो एटम जो भी कोई स्फेरिकल चीज़ होती है या राउंड चीज़ होती है तो हम उसका जो साइज़ है वो इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस मेजर करते हैं। तो इसी वजह से एटम का भी हम जब भी साइज़ की बात करते हैं तो हम एटम के रेडियस की बात करते हैं, जो बेसिकली डिफाइन किया जाता है द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। अच्छा, जब हम पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि डाउन द ग्रुप जो एटम का साइज़ है वो इंक्रीज़ करता है और अक्रॉस द पीरियड जो एटम का साइज़ है वो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। तो अब एटॉमिक साइज़ को लेकर इसका जो अफेक्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, उसके लिए हम एक रूल बना लेते हैं जिसकी हेल्प से हमें इसको एक्सप्लेन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और वो रूल हमारे पास क्या है, वो ये है कि अगर तो हमारे पास स्मॉलर एटम हुआ, यानी कि अगर वो किसी भी ग्रुप के जो टॉप वाले एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई एलिमेंट है जिसके एटम को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो जो स्मॉलर एटम होगा, इसके बारे में आप बच्चों ये बात याद रखें कि उसकी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। अब ये सारे इनके रीजंस और हर चीज़ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जब हम एक दफ़ा इस तरह से एक प्रिसाइज सा अपने पास एक नोट बना लेंगे तो एट वंस जो है वो हमें उसको एक्सप्लेन करने में क्या होगी, बहुत ही आसानी होगी। तो स्मॉलर इज द साइज ऑफ एटम, हायर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और वाइस वर्सा हम चलेंगे कि अगर लार्जर साइज एटम हुआ, अगर एटम का साइज जो है वो बड़ा हुआ तो डेफिनेटली फिर, क्योंकि मैंने वाइस वर्सा बोला है तो ये उसका उलट होगा, तो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। अब ये हमारे पास फौरी तौर पर आपके जहन में जो बात आ रही होगी वो यही होगी कि वाई, ऐसा क्यों है कि क्यों स्मॉलर साइज एटम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है और जो लार्जर साइज एटम होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो इसको आप 2-3 सिंपल पॉइंट्स में जो है वो अपने जहन में रख सकते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये बात समझें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो हमने इसको एक्सप्लेन किया है कि ये टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो अब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो चीज़ बेसिकली अपनी तरफ खींच रही है वो क्या है, वो न्यूक्लियस है। तो अगर एटम का साइज स्मॉल होगा तो जो न्यूक्लियस है इट्स गोइंग टू बी क्लोजर टू द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितना न्यूक्लियस और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फासला कम होगा, उतना ही जो पुल है न्यूक्लियस का वो स्ट्रॉन्गर होगा और उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये जो अभी चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की है इसको हम पॉइंट्स बनाकर यहाँ पे लिख लेते हैं, ताकि हम एक प्रिसाइज फॉर्म में अगर कोई ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि वाई स्मॉलर साइज एटम्स हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ और वाइस वर्सा, तो हम उसका रीज़न पेपर में एक्सप्लेन कर सकें। तो हमने इसकी जो जस्टिफिकेशन दी है उसको हम 3 पॉइंट्स में लिख लेते हैं। पहला पॉइंट हम ये यहाँ पे ये नोट कर लेते हैं कि electrons in a bond are attracted to the न्यूक्लियस। यानी जब भी कोई बॉन्ड बनता है जो उसमें इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है तो दैट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। तो इससे होगा क्या कि इफ द एटम इज स्मॉल, if the atom is
स्मॉल, अगर वो एटम जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है उसका साइज कम है, इफ द एटम इज स्मॉल द न्यूक्लियस इज क्लोजर, द nucleus is closer to the bonding electrons. The nucleus is closer to the bonding electrons. तो इससे क्या होगा अल्टीमेटली, so the pull is stronger, वो जो पुल है ऑन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी. जितना ये पुल ऑन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू उतनी हाई होगी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही ज़्यादा होगा. तो अब यहाँ पे हम इस चीज़ को सम अप करते हुए इसकी एग्जांपल भी कोट कर देते हैं कि हमें पता है कि अगर हम फ्लोरीन की, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि इज़ द एलिमेंट दैट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इन द पीरियोडिक टेबल, तो वही एग्जांपल यहाँ पे हम कोट करते हैं क्योंकि हमें ये भी पता है कि फ्लोरीन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप 7A हेलोजेंस. तो डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम इंक्रीज करता है, तो जो पहला एटम है उसका साइज बहुत ही स्मॉल होता है. तो फ्लोरीन जो अपने ग्रुप में सबसे स्मॉलेस्ट भी है, और हमारे पास अगर हम अक्रॉस द पीरियड भी चल रहे हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है, तो ग्रुप 7A पे आते हुए बहुत ज़्यादा साइज ऑफ एटम कम हो जाता है. तो जो फ्लोरीन एटम है हमें पता है कि इट इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज. तो क्योंकि वो एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी इट्स गोइंग टू बी वेरी हाई. और हम जानते हैं कि वो ऑलमोस्ट क्या है, मैक्सिमम है. पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन की है. तो आप यहाँ पे देखो कि कितना ब्यूटीफुली उस चीज़ को सारा हमने जो पैराग्राफ में चीज़ें उन्होंने मिक्सअप करके एक्सप्लेन की हैं, यहाँ पे इस पूरे फैक्टर को हमने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है कि जो एटम का साइज होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल, इट हाईली अफेक्ट्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. उसके लिए हमने रूल क्या दिया कि स्मॉल एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, लार्ज एटम है तो लोअर है. उसका रीज़न भी हमने ये डिस्कस किया कि स्मॉल साइज एटम है तो उसका जो शेयर्ड पेयर ऑफ एटम है, इलेक्ट्रॉन है, जो उस पर न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि असल में वो न्यूक्लियस होता है जो उस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को होल्ड किए हुए होता है. तो अब वो क्योंकि उसका होल्ड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा है तो उसका पुल भी उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होगा, और अल्टीमेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. अब हम इसी पैटर्न पे चलते हुए सेकंड फैक्टर को एक्सप्लेन करेंगे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हाईली अफेक्ट करता है, और वो सेकंड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज. तो जो सेकंड फैक्टर है जो हाईली अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को, वो मैंने आपको बताया, वो है न्यूक्लियर चार्ज. अच्छा, जैसे एटॉमिक रेडियस था डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल, तो ये न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज बच्चों आप ये जहन में रखो, इट इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस. न्यूक्लियर चार्ज इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस. तो अब आपको पता है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस नहीं खींचना होता है, बेसिकली इन प्रोटॉन्स नहीं खींचना होता है. तो यहाँ पे हम जो रूल बनाएंगे जो हमें किसी भी कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में मदद देगा, वो रूल ये है कि ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज means greater electronegativity. Greater nuclear charge means greater electronegativity. अगेन वही वाला फैक्टर कि न्यूक्लियस का पुल होगा उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, और जितना ज़्यादा पुल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और वाइस वर्सा भी ऐसे ही चलेगा कि अगर न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी. तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं कि अगर लेसर न्यूक्लियर चार्ज, इसका ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा, अगर न्यूक्लियर चार्ज कम है, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस में कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम चले जाएंगे लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू पे. अब यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, जैसे हमने प्रीवियस फैक्टर में इसको एक्सप्लेन किया था, इसके वाई का जवाब दिया था, तो यही रीज़न हम यहाँ पे भी एक्सप्लेन करते हैं. तो वो हमारे पास ये बनेगा कि मोर प्रोटॉन मीन्स मोर पॉजिटिव चार्ज इन अ न्यूक्लियस. किसी भी न्यूक्लियस में
अगर ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं, मोर प्रोटॉन्स in a nucleus, more protons in a nucleus means more positive charge in a nucleus. इसका मतलब हमारे पास डेफिनेटली क्या है, more positive charge in न्यूक्लियस. तो अगर जब न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा है तो अट्रैक्शन फॉर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, वो जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ती जा रही है. तो इससे अल्टीमेटली क्या होगा, दिस इंक्रीजेज अट्रैक्शन फॉर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स. दिस increases attraction for negatively चार्ज इलेक्ट्रॉन्स. दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे कह सकते हैं जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके लिए अट्रैक्शन बढ़ जाएगी. तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा एक एग्जांपल से जो है डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. पीरियोडिक टेबल के अंदर हमें पता है कि अगर हम अक्रॉस द पीरियड चलें तो हमें ये चीज़ नज़र आती है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे कम है. उसके बाद जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है हाई वो नाइट्रोजन की है. उसके बाद हाई वैल्यू ऑक्सीजन की है. उसके बाद हाई वैल्यू किसकी है, हमारे पास फ्लोरीन की है. तो अगर हम इसके क्रॉस द पीरियड जाते हुए इस ट्रेंड को ज़रा गौर करें तो हमें ये पता चल रहा है कि कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास जो है वो 6 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है. यानी कार्बन की न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं, नाइट्रोजन की न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन्स हैं, ऑक्सीजन की न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन्स हैं, फ्लोरीन की न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन है. तो जब हम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं. when we are moving from left to right in a period तो हमें ये नज़र आ रहा है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ कर रहे हैं. तो जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट जाते हुए नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमें ये भी पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है. यानी कि एंड ऑफ द पीरियड तक जाते जाते फ्लोरीन आ जाता है जो दैट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मेंबर ऑफ द पीरियोडिक टेबल. तो आप देख सकते हो कि अगर आपको पेपर में किसी भी दो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करने को कहा जाए तो आप सिंपली देखो कि उनका रिलेशनशिप डाउन द ग्रुप क्या है या क्रॉस द पीरियड क्या है. उस हिसाब से आप उनका साइज़ और न्यूक्लियर चार्ज डिसाइड करो और साइज़ और न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से आप आसानी से ये डिसाइड कर सकते हो कि उन दोनों एलिमेंट्स में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी. जिसका साइज़ कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, तो उस तरह वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डेफिनेटली फिर क्या होगी, हाई होगी. इसके बाद तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैक्टर जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करता है वो है शील्डिंग इफेक्ट. अब हम उसको डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे बच्चों आप इन ये पूरा बोर्ड आपके सामने है, ये दो फैक्टर्स यहाँ पे जो एक्सप्लेन हुए हैं एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज, आप यहाँ पे इनका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसके बाद हम थर्ड फैक्टर को एक्सप्लेन करें दैट इज शील्डिंग इफेक्ट. So dear students, now let's discuss third factor that greatly affects electronegativity and that factor is basically shielding effect. Shielding effect या जिसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं. और ये बेसिकली क्या होता है कि जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है बिकॉज ऑफ इंटरवनिंग इलेक्ट्रॉन्स. उसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट या फिर इसका हमने दूसरा नाम रखा हुआ है दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट. यानी कि वो जो इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान एक शील्ड के तौर पर एक्ट करते हैं और न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से कम कर देते हैं. तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट. अब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या इफेक्ट है, इसको हम इसके लिए जो हमने रूल डिफाइन किया हुआ है हम पहले उसको देखते हैं. रूल ये है कि मोर इज द नंबर ऑफ शील्ड या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि मोर इनर शेल्स, आप इनको शील्ड्स भी कह सकते हो या मोर इनर शेल्स कह लो या दूसरे लफ्ज़ों में आप इसे मोर शील्डिंग कह लो. जिस भी अंदाज से आप इसको एक्सप्लेन करना चाहो इसको आप लिख सकते हो कि जितना ज़्यादा इनर शील्ड्स होंगी, जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू उतनी ही कम होगी. लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू.
अब ये वजह आपको यकीनन यहाँ पे समझ आ रही होगी कि अगेन अगर न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के ऊपर से होल्ड कम हो गया है तो इट मीन्स वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको पुल करने की टेंडेंसी भी कम हो गई है। तो जब वो कम हो गई है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसको यहाँ पे हम अपने वर्ड्स में किस तरह से सम अप करेंगे, इसका हम रीज़न क्या बताएंगे, वो ये है कि inner electrons block the nucleus from fully attracting the bonding electrons। हम इसका रीजन अपने पास नोट कर लेते हैं कि inner electrons block the nucleus, inner electrons block the nucleus from fully attracting बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को फुली अट्रैक्ट करने से जो शील्ड्स हैं वो रोक लेती हैं। तो इससे होता क्या है कि आउटर इलेक्ट्रॉन्स फील लेस न्यूक्लियर पुल, आउटर इलेक्ट्रॉन्स फील लेस न्यूक्लियर पुल। तो वो जो हमारे पास सबसे आउटर वाला जो शेल है उसके अंदर जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर जब पुल कम होगी तो डेफिनेटली इट मीन्स कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे अब हम इसकी एग्जांपल कोट कर लेते हैं ताकि जिससे हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। हम ग्रुप 7A में डाउन द ग्रुप जरा चल के देखते हैं कि ग्रुप 7A का जो पहला मेंबर है वो फ्लोरीन है, फिर हमारे पास क्लोरीन है, फिर हमारे पास ब्रोमीन है। तो हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शील्ड्स या शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज, बिकॉज एज वी मूव डाउन द ग्रुप न्यू शेल्स आर ग्रेजुअली एडेड। तो जब न्यू शेल्स ऐड होते जाएंगे तो नंबर ऑफ स्क्रीन्स, नंबर ऑफ शील्ड्स बढ़ती जाएंगी। तो जब शील्ड्स बढ़ती जाएंगी तो न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से कम हो जाएगा। तो फ्लोरीन में हमें पता है कि पहला मेंबर है, इसमें नंबर ऑफ शेल्स जो है हमारे पास कम होंगे। तो ये फ्लोरीन जो है ये लेस शील्ड्स को एक्सपीरियंस करता है, लेस शील्डिंग इफेक्ट को एक्सपीरियंस करता है। तो क्योंकि इसका शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम है, इसमें नंबर ऑफ शील्ड्स कम है, तो इस ग्रुप में सबसे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो फ्लोरीन की ही होगी। और हम डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाते जाएंगे और जैसे जैसे न्यू शेल्स ऐड होते जाएंगे तो विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल्स एज वी मूव डाउन द ग्रुप्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ग्रेजुअली क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पे हमने बेटा तीनों फैक्टर्स को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। होपफुली ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। मैंने इसको बुक के सीधे पैराग्राफ वाले फॉर्म से हटाकर रीजनिंग और एग्जांपल्स के साथ आपके सामने एक्सप्लेन किया है ताकि अगर आपको पेपर में कोई भी मुश्किल हो तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए और आप किसी प्रॉब्लम का शिकार ना हो। होपफुली आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप स्पेसिफिकली चाहते हैं जिन पे वीडियोस बने तो प्लीज़ डू कमेंट। हम उस पर आपकी फरमाइश के अकॉर्डिंगली फर्दर वीडियोस भी बनाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।